हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक ईगो। तो आज हम DSSB PGT इकोनॉमिक्स के 2021 PYQs करेंगे, जिसके आज हम ये पार्ट 4 करेंगे। मैंने इससे पहले 3 पार्ट में और भी क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसको, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम पार्ट 4 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने उन तीनों पार्ट में पूरे टोटल 110 क्वेश्चन कराए हैं। आज हम 111वें क्वेश्चन से करेंगे। आज जितना कर पाते हैं देखते हैं आज हम कितना करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है और क्या चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट, फ्री मार्केट, यानी कि फ्री मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज होती है उसके रिगार्डिंग हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, द चेंज इन द प्राइस इज़ गवर्न बाय द गवर्नमेंट। क्या जो प्राइस है, जो चेंज प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अगर फ्री मार्केट की बात करें तो फ्री मार्केट में किसी भी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, तो इसलिए पहला ही हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें, द चेंज कैन प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू रीएलोकेट रिसोर्सेज। क्या चेंज एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है कि रिसोर्स को रीएलोकेट किया जाए? तो ये बात सही है। हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट नहीं है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स आर मेकिंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट। कोई भी फर्म मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इकोनॉमिक प्रॉफिट बना रहा है, कब बनाएगा वो? फर्म विल इंटर द इंडस्ट्री। क्या वो इंडस्ट्री में एंटर करेगा तब? डिमांड विल डिक्रीज फॉर द ओरिजिनल फर्म, और ओरिजिनल फर्म की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि फर्म विल इंटर इन द इंडस्ट्री, फर्म को इंडस्ट्री में इंटर करना पड़ेगा और डिमांड जो ओरिजिनल फर्म है उसकी कम हो जाएगी। तो ये दोनों सही है, इसलिए बोथ करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कार्टेल इज़ डिज़ाइन टू डैश आउटपुट एंड डैश प्राइस। तो कार्टेल किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? कि वो प्राइस को ज़्यादा करे और आउटपुट को कम कर दे। कार्टेल बहुत सारे फर्म्स मिलके अपने प्रॉफिट के लिए कार्टेल का फॉर्मेशन करती हैं, और उसमें क्या करती हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं अपने आउटपुट को, यानी कि आउटपुट कम हो तो प्राइस उसकी ज़्यादा रख देंगे ये लोग, तो इस तरह से वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और प्राइस ज़्यादा करते हैं। तो हमें ऑप्शन डी में ये मिल रहा है कि रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड राइज प्राइस, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है हमारा स्टेटमेंट, इफ़ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज़ टू प्रोड्यूस एंड सप्लाइड द supply curve would indicate the minimum price of the good except by each seller. सेकेंड है हमारा, द डिमांड फंक्शन विच एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इट्स ओन प्राइजेज इज बेस्ड ऑन सेटेरियस पेरिबस अजम्पशन। तो अगर हम दोनों को देखें तो दोनों बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर डिमांड फंक्शन तो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता ही है, डिमांड तो यही रिलेशनशिप बताना है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में, और बाकी के चीज़ें सेटेरियस पेरिबस का मतलब होता है बाकी और चीज़ें जैसे टेस्ट हैबिट, लो अदर प्राइस के गुड्स की अदर प्राइजेज, ये सबको कांस्टेंट माना जाता है। सेटेरियस पेरिबस का मतलब होता है सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को छोड़ के बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो। तो अजम्पशन में तो ये है ही, तो हमारा सेकंड सही है, और फर्स्ट भी सही है कि अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है प्रोड्यूसर एंड सप्लायर के, सप्लाई कर्व वुड इंडिकेट द मिनिमम प्राइस ऑफ द गुड एक्सपेक्टेड बाय ईच सेलर। तो ये भी सही है हमारा, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं हम
इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन डज अ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ अकर। तो कौन से इसमें पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ अकर होती हैं किस में। अगर हम देखें तो एक्सटर्नलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस कंसेप्ट को जिसको भी नहीं आता होगा वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। तो कौन सा कंडीशन है जिसमें पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ अकर करती है। सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट। क्या सोशल मार्जिनल कॉस्ट प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होगी। सोशल मार्जिनल बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। क्या उसकी सोशल मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा होगी प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट से, तब पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ अगर होगी। तो देखिए, अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो हमेशा अगर हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा तभी तो हम अपने सोसाइटी के लिए खर्चा करेंगे ताकि लोग कंजम्पशन ज़्यादा करें। अगर हमारा सोशल मार्जिनल कॉस्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर ज़्यादा हमारा कॉस्ट होगा तो हम कुछ उतना इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा बेनिफिट यानी कि सोशल मार्जिनल बेनिफिट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और वो एक पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ को बढ़ाएगा। प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट से सोशल मार्जिनल बेनिफिट ग्रेटर होना चाहिए, ना कि कॉस्ट। तो ओनली सेकंड ट्रू होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव्स एक पॉलिटी का टर्म है जिसको इकोनॉमिक्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमाइज इकोनॉमिक प्रॉफिट, अवॉइड इकोनॉमिक लॉसेस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक लॉसेस को अवॉइड नहीं किया जाता है, जबकि इकोनॉमिक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है। तो यहाँ पे पहला सही होगा जबकि दूसरा गलत होगा। हम ओवर राइडिंग ऑब्जेक्टिव्स में कभी भी अवॉइड नहीं करते हैं इकोनॉमिक लॉसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग रीज़न एक्सटर्नलिटीज़ कैन बी पॉजिटिव। कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव हो सकती हैं। तो क्या यूटिलिटी कैन बी इम्पैक्टेड पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। क्या यूटिलिटी पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं। सब्सिडी आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। देखिए, हमें रीज़न पूछा है। अगर हम पीयूएन सब्सिडी की बात करें तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें पूछा है कि कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है। तो यूटिलिटी पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का रीज़न हो सकता है। तो हमारा सिर्फ पहला ही सही होगा, दूसरा गलत होगा। ये इसमें रीज़न की बात किया है, तो ओनली फर्स्ट जो कि सेकंड ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड कैन हेल्प टू ऑब्टेन वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इन एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट। यानी कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें एक्सटर्नलिटीज़ एग्जिस्ट होती हैं, उसमें वेलफेयर की इम्प्रूवमेंट की बात की जाती है। तो क्या ये रेगुलेशन है असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड परमिटिंग बार्गेनिंग। तो अगर हम कॉस्ट थ्योरम पढ़ें तो वो भी एक्सटर्नलिटी से ही रिलेटेड है और उसमें प्रॉपर्टी राइट्स और बार्गेनिंग से रिलेटेड बात की गई है। और अगर किसी न किसी तरह का रेगुलेशंस लगता है तो भी वेलफेयर इम्प्रूव होता है और वहाँ पे एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये दोनों सही होगा। एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों मेथड का यूज़ किया जाता है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक गुड्स। कौन सा पब्लिक गुड्स के रिगार्डिंग सही है। क्या ये नॉन राइवल इन कंजम्पशन होते हैं और कंज्यूमर्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड ऑल टुगेदर फ्रॉम देम। तो देखिए, नॉन राइवल इन कंजम्पशन एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है पब्लिक गुड के लिए, इसलिए दोनों सही है। तो दोनों बोथ हमें डी में मिल रहा है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कीन्स विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो कीन्स के अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट थे। पहला प्रिकॉशनरी डिमांड, पहला ट्रांजैक्टरी डिमांड, दूसरा प्रिकॉशनरी और तीसरा स्पेकुलेटिव डिमांड। जो ट्रांजैक्टरी और प्रिकॉशनरी डिमांड है ये हमेशा इनकम पे डिपेंड करता है और जो स्पेकुलेटिव डिमांड है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
अगर हम देखें तो तीनों दिया हुआ, ट्रांजैक्टरी, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, तो ए बी सी हमारा इसमें है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिविजन ऑफ बेस ईयर ऑफ नेशनल अकाउंट फॉर 2004 and 5 to 11 and 12। तो अगर हम नेशनल अकाउंट की बात करें, उसकी बेस ईयर की बात करें, तो हेडलाइन ग्रोथ रेट विल नाउ बी मेजर्ड बाय जीडीपी एट अ कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो क्या हम हेडलाइन ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे अब मेजर करते हैं? तो ये बिल्कुल सही है कि हम जीडीपी को कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं। और इससे पहले ग्रोथ जो मेजर होता था क्या फैक्टर कॉस्ट और कांस्टेंट प्राइस पे होता था? तो ये भी सही है, ये पहले फैक्टर कॉस्ट और कांस्टेंट प्राइस पे ही जीडीपी का मेजर करते थे ग्रोथ के लिए, तो ये दोनों सही है। और अब चेंज हो गया, क्या हो गया है, जीडीपी कांस्टेंट एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे हम हेडलाइन ग्रोथ को मेजर करते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं उनको एडिशनल लोन प्रोवाइड करना, उसी को बोलते हैं एवरग्रीनिंग। तो पढ़ लेते हैं हम अपने, एडिशनल लोन की जहाँ बात होती है उसको हम एवरग्रीनिंग बोलते हैं। लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स, ये नहीं होगा। वेविंग ऑफ द इंटरेस्ट बाय द बैंक, ये भी नहीं होगा। बैंक गिव एडिशनल लोन टू इट्स एग्जिस्टिंग बोरोवर, तो ये बिल्कुल सही है कि जब एग्जिस्टिंग बोरोवर एडिशनल लोन देता है एग्जिस्टिंग बोरोवर को, तो उसको हम एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग वुड लीड अ कंट्री टू इट्स रेटिंग डाउनग्रेड बाय द रेटिंग एजेंसी। तो किसी भी रेटिंग एजेंसी जिसमें मूडीज, फिनटेक और बहुत सारी हैं, इंडिया की भी क्रेडिट एजेंसियां हैं, तो वो किस बेसिस पे वो डाउनग्रेड करती हैं, किसी भी कंट्री की रेटिंग को डाउनग्रेड करती हैं? तो क्या वो हाई फिजिकल डेफिसिट एंड डेट बर्डन को देखती हैं, क्या वो हाई करेंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स में जो लोन रिजर्व है उसको देखती हैं, या वीक एंड वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट को देखती हैं? तो कोई भी कंट्री स्टॉक मार्केट को वो नहीं देखेगी, वीक एंड वोलेटाइल स्टॉक मार्केट को, जबकि वो देखेगी कि डेफिसिट उनका कहाँ कहाँ है। तो अगर हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिजिकल अकाउंट डेफिसिट है, बर्डन है, लो फॉरेक्स रिजर्व है, तो उसके ऊपर वो डाउनग्रेड करती है रेटिंग्स को किसी भी कंट्री के लिए। तो हमारा पहला और दूसरा करेक्ट होगा, जबकि तीसरा नहीं करेक्ट होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो ये हमें डी में ही मिल रहा है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है, हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट reflects the itemized allocation of resources reflects under the last general budget and prepared by ministries of the government। यानी कि गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आइटम वाइज जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करती हैं, और ये लास्ट जनरल बजट में प्रिपेयर किया गया था, और ये स्टार्ट हुआ था क्या 2005 में। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आउटकम बजट जो है ये आइटम वाइज एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, और ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए ये दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। तो एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है? एडवर्स सिलेक्शन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बायर या सेलर किसी भी एक को, मतलब जो बायर है उसको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या कम इंफॉर्मेशन होती है, या रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, उसको ही हम एडवर्स सिलेक्शन बोलते हैं। तो इसका कौन सा एक एग्जाम्पल है? पहला है हमारा, हाई कार इंश्योरेंस प्रीमियम रिजल्टिंग फ्रॉम द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द कार बाय पीपल हु बाय दीज पॉलिसीज़। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर जो कार इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो फ्रॉम द पुअर मेंटेनेंस ऑफ द कार बाय पीपल
हु बाय दीज पॉलिसीज़। तो जो इंश्योरेंस है वो क्या क्या बोलेंगे, अगर कोई पीपल कार को बहुत गंदे तरीके से उसको मेंटेन कर रहा है तो उसके लिए वो हाई इंश्योरेंस प्रीमियम को देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मेंटेन ही नहीं करता अपनी कार को, बार बार ये ख़राब करके लाएगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंश्योरेंस देना पड़ेगा, इसीलिए उसका प्रीमियम वो हमेशा हाई करते हैं। टू परचेज अ लो प्राइज्ड आइटम इवन थ्रो इट्स क्वालिटी इज़ इन्फीरियर, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन का कोई कंडीशन नहीं आ रहा है। परचेजिंग अ न्यू एयर कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड रिकमेंडेशन विदाउट सीइंग इट, तो ये भी, इसमें भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन का वो लैक नहीं है, और ना ही इसमें कि प्राइजिंग अ हाई क्वालिटी वाइन मोर देन अ लो क्वालिटी वाइन, तो हाई क्वालिटी वाइन अगर है तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी, तो ये भी, इसका भी कोई वो नहीं है। हमारा फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई पुअर मेंटेनेंस का अपने कार को कर रहा है तो उसका जो प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो हाई होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हम, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मोनोपोली पावर इन द मार्केट, किसी भी मार्केट में मोनोपोली पावर के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है। इट लीड्स टू हायर प्रोड्यूसर सरप्लस, हायर प्रोड्यूसर सरप्लस लीड करता है ये। इट्स लीड्स टू लोअर प्राइस, तो ये मोनोपोली पावर में लोअर प्राइस नहीं आता है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि वो उनके पास मोनोपोली पावर है, वो लो प्राइस में किसी चीज़ को क्यों बेचेंगे, तो इसलिए सेकंड तो होगा नहीं। इट लीड्स टू हाई प्रोड्यूसर सरप्लस, ये हाई प्रोड्यूसर सरप्लस को लीड करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस ज़्यादा होता है जबकि कंज्यूमर का सरप्लस नहीं रहने देते हैं, तो ये हाई प्रोड्यूसर सरप्लस है, तो ये पहला बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल नॉर्मल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, तो यही होता है जब हम इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देते हैं नॉमिनल में से तो रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। अगर नॉमिनल की बात करें तो इसमें हम रियल में एक्सपेक्टेड रेट को प्लस करते हैं, यहाँ माइनस दिया है इसीलिए गलत हो जाएगा, इसमें डिवीज़न नहीं करते हैं और ये ना ही इक्वल होता है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम कि हु इज़ रिटन ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बुक हार्डिन ने लिखा है, तो ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, गैरेट हार्डिन, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू रिड्यूस अ निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अ मर्जर विद अफेक्टेड फर्म्स, क्या हम अफेक्टेड फर्म्स के बीच का मर्जर करते हैं। बार्गेनिंग अमंग फर्म्स, क्या हम अब फर्म्स के में बार्गेनिंग करते हैं, तो ये निगेटिव किसी भी तरह का हम इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो भी निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को दूर करने के लिए किसी तरह का इनमें से कोई इंसेंटिव नहीं देते हैं, तो ये दोनों ही गलत है, तो नाइदर वन नॉर टू हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम, रोनाल्ड कॉस्ट asserted that under perfect competition private and social cost will be equal and addressed as well known problem of market externalities known as dash effect। तो अगर हम देखें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइवेट और सोशल कॉस्ट इक्वल एड्रेस करते हैं, और इन वेल नोन प्रॉब्लम ऑफ मार्केट एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में हम इनको जानते हैं, तो हम इसको स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं। अगर हम स्पिल ओवर की इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है, तो द इफ़ेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अनरिलेटेड इवेंट्स हैपनिंग इन द अनदर कंट्री, यानी कि एक कंट्री, एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री में एक अनरिलेटेड इवेंट्स होता रहता है और जो कि हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है, तो उसी को हम स्पिल ओवर इफ़ेक्ट बोलते हैं। और ये इसको हम प्रॉब्लम ऑफ मार्केट एक्सटर्नलिटीज़, यानी कि किसी दूसरे मार्केट की एक्सटर्नलिटीज़ हमारे मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है जो कि बहुत ही अनरिलेटेड है हमारे इकोनॉमी से, तो उसी को हम स्पिल ओवर इफ़ेक्ट बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिटी सरप्लस, तो अब जहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दोनों ही जुड़ जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कम्युनिटी
कम्युनिटी सरप्लस, तो देख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कंज्यूमर सरप्लस, तो इसको हम जब जुड़ जाता है तो उसको हम कम्युनिटी सरप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो अगर हम ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस ग्रॉस वैल्यू एडेड देखें तो उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। फाइनल कंजम्पशन नहीं, ओरिजिनल नहीं, मार्जिनल नहीं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमारे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग रिगार्डिंग करेक्ट रिगार्डिंग एक्सटर्नलिटीज़। अब देखिए एक्सटर्नलिटीज़ से कितने सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखे हैं आज वाले क्वेश्चंस में। पहला है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी इवन व्हेन द परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल। अगर एग्जिस्टेंस होता है एक्सटर्नलिटीज़ का तो वो प्रिवेंट करता है अचीवमेंट, मतलब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की अचीवमेंट से को प्रिवेंट करता है, इवन कि परफेक्ट कंपटीशन भी वहाँ पे है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसा होता है, अगर एग्जिस्टेंस होता है किसी भी एक्सटर्नलिटीज़ का तो वो प्रिवेंट करता है कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को अचीव ना होने से, और जबकि परफेक्ट कंपटीशन हो तो भी। Externalities occur when the decision causes benefit of individuals or a group other than the person making the decision। क्या ये externalities अगर होता है डिसीजन जिसका ये कारण होता है benefit to individuals or a group other than the person making decision, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही एक्सटर्नलिटी के लिए, तो इसलिए हमारा बोथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो। अब अगर हम कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करें तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमेशा जो है एक रिलेशनशिप है इन्वेस्टमेंट रेट के और जीडीपी ग्रोथ की। तो यानी कि अगर हम ऐसे देखें तो जितना हमारा ये आउटपुट है, यानी कि कैपिटल जितना कम से कम हो सके, तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो, मान लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इफ़िशियंसी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर जितना हाई होगा उतना ही हम किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये जितना लो हुआ इसका मतलब ये होता है कि किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैपिटल को कम यूज़ करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा इफ़िशिएंट कहलाएगा हमारे इकोनॉमी के लिए। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें, द कैपिटल आउटपुट रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन द इन्वेस्टमेंट रेट एंड जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये बिल्कुल सही है कि ये इन्वेस्टमेंट और जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को दर्शाता है। और सेकेंड है द हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो डिनोट्स हाई इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। हाई इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर हाई है, इसका मतलब है कि किसी एक चीज़ को बनाने के लिए, एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, क्योंकि इसका रेशियो हाई है। तो इसीलिए ये हायर एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल नहीं होगा, ये तो लोअर एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाएगा। हायर एफिशिएंसी तब होगी जबकि लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, तब हायर एफिशिएंसी होगी। तो इसलिए सिर्फ पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो हमारा फर्स्ट एकदम करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द MCA। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स 21 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसका मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है 21, जिसका मतलब होता है कि कोई भी सर्विस हो जिसमें ईज सिक्योर एक्सेस हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की सर्विसेज जितनी भी हैं वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ में बहुत अच्छे मैनर पे हो, प्रोफेशनल एंड फॉर द प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक, यानी कि जो भी काम हो बहुत इजीली हो, सिक्योर हो, एक्सेसिबल हो, प्रोफेशनल और जनरल पब्लिक के लिए अच्छे ढंग से हो। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसीलिए लॉन्च किया गया था, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है इट इज़ डिज़ाइन टू फुल्ली ऑटोमेट विथ
process related to the enforcement and compliance of the legal requirements under the Companies Act 1956। तो ये कंपनीज एक्ट 1956 के ही रिगार्डिंग ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों सही है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है the difference principle of justice require that all economic inequalities will arrange so that they are, अगर the difference principle of justice require that all economic inequalities will be arranged so that they are, देखिए अगर हम सारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को अरेंज कर देते हैं तो क्या होता है, तो वो कैसे होता है, बेनिफिशियल टू द लीस्ट एडवांटेज। क्या वो लीस्ट एडवांटेज के लिए बेनिफिशियल होंगे? अटैच टू द ऑफिसेज एंड पोजीशन ओपन टू ऑल मेंबर्स अंडर कंडीशंस ऑफ द फेयर इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये बात तो सही है कि फेयर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सारे मेंबर्स को के लिए वो ओपन हो जाएगी, और ये लीस्ट एडवांटेज के लिए बेनिफिट भी होगा। किस चीज़ का डिफरेंस? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस रिक्वायर्ड दैट ऑल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बी अरेंज्ड, यानी कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो एक अरेंज फॉर्म में हो तो वो लीस्ट एडवांटेज के लिए बेनिफिशियल होगा, और जितने भी ऑफिसेज एंड पोजीशन ओपन हो जाएंगे वो सभी मेंबर्स के लिए हो जाएंगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये इनिशिएटिव के बारे में देख लेते हैं। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत हरियाणा फॉर प्रमोटिंग सर्वाइवल प्रोटेक्शंस एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल। तो ये बिल्कुल भी सही, हमारा सही ऑप्शन है। ये पानीपत हरियाणा में किया गया था 22 जनवरी को 2015 में। और किस लिए? प्रमोटिंग सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन, वो भी गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। और ये बहुत अच्छा, देखिए हरियाणा में ही क्यों किया गया है, क्योंकि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है मेल फीमेल का वो सबसे कम है, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनिशिएटिव है वहीं पे लॉन्च किया गया था। दूसरा है इट एम्स टू एड्रेस इशू ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। देखिए इसी की बात कर रही थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे कम है वहाँ पे। थ्रू अ मास कैंपेन टारगेटेड एट चेंजिंग सोशल माइंडसेट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकलिटी ऑफ इश्यूज़। तो ये भी बिल्कुल सही हमारा स्टेटमेंट है कि ये जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है उस इशू को एड्रेस करने के लिए बहुत मास लेवल पे कैंपेन को टारगेट किया गया था, ताकि लोगों के सोशल माइंड को चेंज किया जा सके और एक अवेयरनेस फैलाया जा सके। जो ये बहुत बड़ा इशू है कि ये लोग जो लड़कियों को पैदा होने से पहले ही उनका मर्डर कर देते थे, तो इस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आए कि लोग उनको मारे ना, उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़े। तो इसलिए ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, द ओवरऑल गोल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इज टू प्रिवेंट जेंडर बाइज्ड सेक्स सेलेक्टिव elimination, ensure survival protection of girl child and ensure education and participation of girl child। तो ये तीनों एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम, फॉर्म जनरेटिंग निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब देखिए फिर से आ गया, अगर कोई फॉर्म निगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट करता है हैज़ टू रीच एन इकोनॉमिकली इफ़िशिएंट आउटपुट लेवल, और उनको इकोनॉमिकली इफ़िशिएंट आउटपुट लेवल पे रीच करना होता है, तो विच ऑफ द कंडीशन इज़ नेसेसरी। तो कौन सा कंडीशन नेसेसरी होगा? एक्साइज टैक्स इम्पोज्ड ऑन फर्म, सोशल मार्जिनल कॉस्ट प्लस फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट, क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा। सोशल मार्जिनल कॉस्ट और फर्म मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके हम इम्पोज करेंगे एक्साइज टैक्सेस ऑन द फर्म, तो ये नहीं होगा, हम ऐड नहीं करेंगे, जबकि हमें माइनस करना है सोशल मार्जिनल कॉस्ट से फर्म मार्जिनल कॉस्ट को। एक्साइज इम्पोज्ड इक्वल ये भी नहीं है, और ये इम्पोज्ड फर्म सोशल
ये भी इक्वल नहीं होगा। एक्साइज टैक्स इम्पोज ऑन फर्म इज इक्वल सोशल मार्जिनल कॉस्ट, देखिए अभी बताया ना माइनस होगा, माइनस फॉर मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे है माइनस फॉर मार्जिनल कॉस्ट, तो डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। हु गिव इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, तो ये बहुत ही ईजी है, केनेथ एरो ने दिया था, तो नो डाउट डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग विल कंट्रीब्यूट टू अ हायर करेंट अकाउंट डेफिसिट, कि कौन सा हायर करेंट अकाउंट डेफिसिट में कंट्रीब्यूट करता है। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट ऑफ राइस, क्या अगर किसी चीज़ का एक्सपोर्ट अगर हमारे यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या वो डेफिसिट को जनरेट करेगा, ये तो बिल्कुल भी कंट्राडिक्टरी है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये जबकि ये डेफिसिट को कम करेगा, तो ये तो नहीं होगा। राइज इन इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, हाँ देखिए अगर हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर देते हैं और या उस इम्पोर्ट को बढ़ा देते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट को जनरेट करता है, तो बिल्कुल भी सही है हमारा दूसरा ऑप्शन, तो ओनली सेकेंड आर ट्रू। तो ये फर्स्ट में सेकेंड वाला है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या कहलाता है, जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। देख लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट पहले नंबर पे ही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जीएसटी कंपनसेशन मैकेनिज्म, तो जीएसटी कंपनसेशन मैकेनिज्म के लिए कौन सा करेक्ट है। जीएसटी कंपनसेशन सेस इज यूज्ड टू कंपनसेट द स्टेट्स फॉर एनी लॉसेस दे इनकर विद इन द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, तो अगर हम जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का यूज़ इसलिए किया जाता है कि स्टेट में किसी भी तरह का कोई भी अगर लॉस होता है, पहले फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए ही जब जीएसटी इम्प्लीमेंट की गई थी तो उस लॉस को भरने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया, तो ये सही है। अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, स्टेट्स आर guaranteed compensation if the GST revenue growth is less than 14%। और देखिए जो हमारा सेकंड है ये भी बिल्कुल सही है कि जीएसटी एक्ट के द्वारा ये स्टेट को गारंटी दी गई कि अगर जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ रेट अगर 14% से कम होगा तो उसको कंपनसेट किया जाएगा, तब जाके जीएसटी को लागू किया गया, ये सब कंडीशन देने के बाद, ताकि स्टेट लागू होने दे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी पब्लिशेस द गोल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट्स, तो कौन से ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो पब्लिश करती हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट, तो वो हमारी एजेंसी है वर्ल्ड, ये नहीं है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD अंकटाड, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अंकटाड जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पब्लिश करता है। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF तो ये नहीं करता, और वर्ल्ड बैंक भी नहीं करता है। और हाँ, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, क्या करता है, ये सब मैंने अब इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में मैंने इन सबको पढ़ाया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप लोगों को सारे ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ, कब पब्लिश किया, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा उसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल डेट इन इंडिया, तो इंटरनल डेट कौन सा है कंपोनेंट इंडिया में, कंपनसेशन एंड अदर बॉन्ड्स, 14-day इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम इंटरनल डेट की बात करें तो इंटरनल डेट हम कंपनसेट या दूसरा बॉन्ड लेके हम कर सकते हैं, इंटरनल डेट के ही उसमें ये फॉर्म में आएगा, तो हमारा पहला करेक्ट है। या हम ट्रेजरी बिल इमीडिएट 14 दिन के लिए ले लें तो वो भी इंटरनल डेट इंडिया में ये कंपोनेंट है कि ट्रेजरी बिल का 14 डेज ट्रेजरी बिल को हम ले सकते हैं, या हम किसी और बॉन्ड को कंपनसेशन
एंड अदर बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ इशूड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई सिक्योरिटीज़ इशू कर दे तो ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट होगा। ये सारे कंपोनेंट हैं इंटरनल डेट के इंडिया में। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज का हम ये यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग रीजन अकाउंट फॉर लोअर रूरल इनकम इन इंडिया। कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें लोअर रूरल इनकम इंडिया में मतलब रूरल में सबसे कम इनकम किस रीजन की वजह से है। तो लोअर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम देखें रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वहाँ पे कम होता है। तो ये तो एक तो ये रीज़न है कि लोअर इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट भी कम होगा तो इनकम भी लोअर होगा। एंड लोअर प्राइजेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जितने एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं उनको प्राइमरी कहते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनकी प्राइस भी बहुत लोअर होती है, जिसकी वजह से रूरल पीपल को बहुत ज़्यादा इनकम नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अब लास्ट मतलब कि पूरे 180 क्वेश्चंस हैं, तो अब लास्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच एंड